हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे वीकली करंट अफेयर डिस्कशन में। अप्रैल मंथ के सप्ताह नंबर 5। अब आप बोलोगे कि सर जी सप्ताह नंबर 5 कहाँ से आ गया? तो है क्या, वीक नंबर 4 तक का जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो हुआ था 23 अप्रैल तक का। उसके बाद का जो सप्ताह हमारा बचता है उसको हम इस वीक 5 नंबर वाले टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। यानी कि 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में इस वीडियो में डिस्कवर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप में से कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है तो आप मेरे इस एप्लीकेशन EDU24 को डाउनलोड करके एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। आपकी जो ये आप क्लास देख रहे हैं ये क्लास आपको इस ऐप पर नजर आएगी। इस क्लास की PDF और बाकी के बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपके किसी भी वनडे एग्जाम की पूरी तैयारी कराने के लिए इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। जैसे कि ये आपके मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए GK GS के क्वेश्चंस के कलेक्शन का फॉर्मेट आपको क्विज फॉर्मेट में इस कोर्स में नजर आएगा। इंग्लिश के क्वेश्चंस इस कोर्स में, और ऐसे ही मैथ और रीजनिंग के भी आपको कोर्स मेरे इस ऐप पर नजर आएंगे। ये 4 थ्योरेटिकल कोर्सेज हैं जिनके अंदर आप कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट GK कवर कर सकते हैं। एक बार ऐप पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर इसको भी आप चेकआउट कीजिएगा। बाकी हर SSC, रेलवे एग्जाम्स और अन्य एग्जाम की टेस्ट सीरीज के साथ साथ और भी कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको इसमें नजर आएंगे। तो चलिए भी डिस्कशन करते हैं, और पहला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये रहा। किस संगठन ने अप्रैल 2025 में अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य नीति बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक रिपोर्ट को जारी किया है? देखो, ये रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम ही आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट के अंदर कई सारे डेटा को रखकर कई सारी इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस करी गई। जैसे कि इस रिपोर्ट ने क्या किया ना, जो ग्लोबल ग्रोथ है उसको कट डाउन किया कि अब जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 2.8% से ग्रो करेगी, और जो इंडिया की ग्रोथ है वो 6.2% से ग्रो करेगी। तो ऐसी जो रिपोर्ट आती है वो कौन सी संस्था के द्वारा जारी करी गई है, उसका टाइटल क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जो कि है क्रूशियल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट। तो इसमें जो रैपिड पॉपुलेशन एजिंग की कंसर्न है उसके बारे में बताया गया है कि लोग बूढ़े हो रहे हैं, एजिंग हो रही है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स के ऊपर ऐसे रिपोर्ट के अंदर चर्चा होती है। तो यहाँ पर आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका आंसर हो जाता। अगला सवाल है, हाल ही में सब समाचारों में रही अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? एक तो हो सकता है ये सवाल आपसे पूछ लें, और हो सकता है ये आपसे पूछ लें कि कौन सी रिवर पर है। तो हुआ क्या है, इंडिया और नेपाल ने हाल ही में इसको इनैग्युरेट किया, इसका उद्घाटन किया, सो दैट कि अपना जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल काम है इस अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंदर उसको ये टाइम से कंप्लीट कराने को इंश्योर कर सकें। तो ये अरुण रिवर पर आपका लोकेटेड है, और इस अरुण रिवर को कल को आप लोगों से ही पूछ लें कि बताइए कि कौन सी नदी की ये सहायक नदी है, तो आप याद रखिएगा ये कोसी नदी की ट्राइब्यूटरी है अरुण रिवर, जिस पर ये इनका 900 जो मेगावाट है उसकी पावर का रिवर ऑफ रन स्कीम है, जिसमें पावर को जनरेट करेंगे। नेपाल इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था NEERI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? अभी चर्चा में क्यों है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। NEERI नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ना, डायरेक्शन दी इस NEERI को कि भैया जो ताजमहल के पास में, यानी कि उत्तर प्रदेश के आगरा में जो आपका ताजमहल आपको नजर आ रहा है, उसके आसपास जितनी भी ग्लास इंडस्ट्रीज है उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है ताजमहल के ऊपर, इसके ऊपर एक रिपोर्ट हमें दो। तो जो हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च है, यानी कि CSIR है, उसके अधीन ये काम करता है। और जो मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये आता है। तो ऐसी कोई संस्था से अगर बात करी गई हो, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी करी हो, उनसे कहा हो कि आप एक रिपोर्ट दीजिए, तो यार हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से मंत्रालय के अधीन आती हैं, या फिर किसी भी मंत्रालय की
कौन सी इंपॉर्टेंट काउंसिल के अधीन आती हैं? तो ये CSIR के अधीन आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपको कार्य करता हुआ नजर आता है। चलिए भी आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी गुरुत्वाकर्षण माप के लिए पहली अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर को विकसित कर रही है? ये साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर से आपका सवाल है। तो चर्चा में ये है कि जो नासा है ना, जिसको आप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, इन्होंने ये पहला स्पेस बेस्ड क्वांटम सेंसर को तैयार किया है, इसको ये डेवलप कर रहे हैं, जो कि क्या करेगा, जो ग्रेविटी है उस ग्रेविटी को मेजर करेगा बहुत ही सटीक प्रिसीजन से। तो साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से कल कोई पूछ लेंगे कि कौन इसके ऊपर काम कर रहा है, तो नासा इसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। अगला सवाल है, AI करियर फॉर वुमेन पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई है? AI करियर फॉर वुमेन इनिशिएटिव को लेकर ही पूछ रहे हैं कि किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। अभी इसको अप्रैल 22 को ही लॉन्च किया गया था। अब इसके अंदर क्या है ना, ये लोग क्या करेंगे, 20,000 महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे, जो कि Tier 2 या फिर Tier 3 शहरों से आती हैं, अलग अलग भारत के 6 राज्यों से। इसमें यही है कि भाई महिलाओं की जो डिजिटल स्किल्स है उसको कहीं एम्पावरमेंट दी जाए, उनकी जो लीडरशिप की एबिलिटीज है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये 240 आवर का एक कैरिकुलम है, जिसको ये NCVET के साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं। NCVET क्या है? ये है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाता, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अगला सवाल है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो देखो होता है क्या है, हमारे देश के अंदर जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर कोई भी अगर नया एडवांस्ड कोई प्रोडक्ट ये लोग तैयार करते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हुआ क्या, जो हमारी इंडियन नेवी है, इन्होंने होस्ट किया 3rd एडिशन अपना एक मेट्रोलॉजिकल ओशनोलॉजिकल सिंपोजियम का, मेघयान नाम से उसको लॉन्च किया गया था। तो उसको लेकर ये चीज आपकी चर्चा में थी, इसको DRDO के द्वारा विकसित करा गया है। नाम क्या है इसका? ध्रुव इसका नाम है। ठीक है, तो हो सकता है कल कोई सवाल आपसे पूछ लें। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना को शुरू किया है? रेशम सखी योजना भाई इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रकार के स्कीम्स को, योजनाओं को लॉन्च करा जाता है राज्यों की सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा इस रेशम सखी योजना को शुरू किया गया है। तो जितनी भी रूरल एरिया में रहने वाली महिलाएं हैं उनको ये क्या करेगा, एम्पावर करेगा, सशक्त बनाएगा। जिसमें जो महिलाएं हैं उनको इनकम कमाने का मौका मिल रहा है। जैसे कि सिल्क वॉर्म्स होते हैं, उनको घर के अंदर अगर वो रियर करेंगे तो उससे वो ऐसा अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है, याद रखिएगा, इसका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 का थीम आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई ये जो आपका वीक है ना, ये 24 अप्रैल से इसको 30 अप्रैल तक सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के नाम से इसको जाना जाता है। इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है। हर साल इसको मनाया जाता है अप्रैल के मंथ के अंदर, कि जो भाई ये टीकाकरण है इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो इस साल का जो थीम है वो याद रखिएगा, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। तो या तो आपसे ये पूछ लेंगे कि सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, या फिर ये आपसे इसका सीधे सीधे थीम पूछ लेंगे इस साल का। चलिए आगे आएंगे। सिंधु जल संधि के तहत भारत को विशेष रूप से कौन सी नदियां आवंटित की गई हैं? ये चर्चा में क्यों है? इंडिया ने हाल ही में सस्पेंड कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी, जिस क्योंकि
कश्मीर के पहलगांव के अंदर एक बहुत ही खतरनाक मिलिटेंट अटैक हुआ था जिसमें 28 सिविलियंस की डेथ हो गई थी। इसको भारत ने साइन किया था 19 सितंबर 1960 को, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पर कौन इसका मीडिएटर था? वर्ल्ड बैंक ने इसकी मध्यस्थता करी थी। तो इसके अंदर जो 6 रिवर है आपके इंडस रिवर सिस्टम के अंदर, जिसमें आपकी इंडस अपने आप में है, फिर झेलम है, फिर चीनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलुज है। तो ये रिवर को लेकर इनकी जो नदियों का आवंटन है वो है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सी रिवर इंडिया को लेकर एक्सक्लूसिवली दी गई है। जो जो नीचे की 3 है ना, रावी, बीस और सतलुज, इनका पानी एक्सक्लूसिवली इंडिया को एलोकेटेड था। ये जो नीचे की 3 थी, रावी, ब्यास और सतलुज। लेकिन अभी तो इन्होंने सस्पेंड कर दिया, अभी टाइट पड़ रहा है माहौल पाकिस्तान के लिए। अगला सवाल है, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? स्वामित्व स्कीम को कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा लॉन्च करी जाने वाली जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्वामित्व स्कीम्स का मतलब क्या है? सबसे पहले आपके लिए वो जरूरी है, ये है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी विल इन विलेज एरियाज। तो ये है भाई सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो इसने रिसेंटली ना अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको 24 अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था, जब नेशनल पंचायती राज डे आया था तब। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है ना, ये आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें ये लोग ड्रोन वगैरह को यूज करते हैं सो दैट के जो हाउसेज और जमीनें हैं विलेजेस की, उसकी मैपिंग करी जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? भारत समिट 2025 को होस्ट करने वाले राज्य का आप लोगों से नाम पूछा गया है। इसमें लगभग 450 से ज्यादा डेलीगेट्स अलग अलग 100 कंट्रीज से शामिल हुए, जिससे 26 अप्रैल के अंदर इसको हैदराबाद के अंदर जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है वहां पर आयोजित कराया गया। तो ये तेलंगाना आपका इसका आंसर हो जाता, अगर स्टेट का नाम ये आप लोगों से पूछेंगे। अच्छा, इसका आप लोगों से एक और सवाल ये पूछ सकते हैं कि थीम क्या है? ये जो भारत समिट 2025 का आयोजन आपके तेलंगाना राज्य के अंदर कराया गया, बताइए कि इसका थीम क्या है? तो इसमें याद रखिएगा, डिलीवरिंग ग्लोबल जस्टिस। तो ये इसका थीम है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या है? वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 पहली बात बताइए कि कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अप्रैल 25 को। ये आप लोगों से सीधे सीधे वो पूछ सकते हैं। तो मलेरिया की अवेयरनेस को फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये एक इनिशिएटिव है जिसमें मलेरिया के अगेंस्ट में फाइट करने, उसको एलिमिनेट करने पर बात होती है। तो इस साल का जो इन्होंने थीम दिया है वो है मलेरिया एंड्स विद अस। ठीक है, मलेरिया एंड्स विद अस, फिर उसके बाद में कुछ और चीजें हैं, री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्नाइट। तो जो सी वाला ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट हो जाता। अगला सवाल है, उड़ीसा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? 107वां नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लीजिएगा आपके अपकमिंग पेपर के अंदर। तो 107 नंबर भी याद रखना है आपको कि ये हमारे देश का 107वां जो नेशनल पार्क है वो किसको घोषित किया गया है। इसकी लोकेशन कौन से राज्य में, ये आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है। या फिर ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उड़ीसा का बताइए कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है आपका सिम्प्लीपल नेशनल पार्क। इसमें टाइगर रिजर्व भी है। तो याद रखिएगा, सिम्प्लीपल याद रखेंगे, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है 107वां नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। अगला सवाल, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भाई ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहुत ही डेडली पहलगाम टेरर अटैक हुआ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर,
उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जिसका नाम था एक्सरसाइज आक्रमण, यानी कि अटैक। तो अभ्यास आक्रमण इसका नाम है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ता है। अगला सवाल है, आईएनएस सूरत जो खबरों में था किस श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस से संबंधित है? हम आईएनएस सूरत की बात कर रहे हैं, हाल ही में खबरों में था। बताइए कि कौन से क्लास ऑफ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से आपका ये संबंधित है? तो भाई ये हमारी जो नेवी है उसकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, इसका नाम है आईएनएस सूरत। तो अभी इसने क्या करी, टेस्ट फायरिंग करी थी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल का इसने परीक्षण किया था अरेबियन सी के अंदर, तो चर्चा में है। तो ये फोर्थ और फाइनल शिप है जो प्रोजेक्ट 15 भी आया था ना उसका। तो विशाखापट्टनम क्लास का इसको माना जा रहा है, मतलब विशाखापट्टनम क्लास का ही है मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पीएम मित्र योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई? पीएम मित्र स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता है कौन से मंत्रालय के द्वारा? अभी देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज, मध्य प्रदेश राज्य को एक फॉर्मर अप्रूवल मिला है कितने करोड़ रुपए का? 2100 करोड़ रुपए का, इस प्राइम प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल के अंदर, जिसको पीएम मित्र स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो अब ऐसे कोई भी स्कीम चर्चा में हो जाती है तो हमें यह भी याद रखना होता है कि भाई वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है भाई। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि जो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको मजबूत किया जाए, लार्जर स्केल ऑपरेशंस चलाए जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में खबरों में आया माइसीटोमा क्या है? माइसीटोमा विच वाज सीन इन द न्यूज, वो क्या चीज है? देखो होता क्या है, वर्ल्ड का एकमात्र रिसर्च सेंटर जो कि किस पर आधारित है, इस माइसीटोमा पर आधारित है। माइसीटोमा जो कि एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया सूडान के अंदर जो वॉर चल रहा है उसमें। तो एक क्रोनिक प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शियस डिजीज है ये आपका माइसीटोमा। इसको लेकर एक सेंटर बनाया गया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कहां पर? सूडान में। तो इसलिए चर्चा में था। ठीक है, ये है क्या चीज? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, किस देश ने सीए इलेक्ट्रोथिस्क याकोनेसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की है जो बिजली का संचालन कर सकता है, यानी कि जो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को? क्या नाम है इसका? सीए इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकोनेसिस। बताइए। तो भाई यूएसए के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको डिस्कवर किया है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और यूएसए के अंदर ना एक रीजन है जिसका नाम है याक्विना। याक्विना एक क्षेत्र है, मतलब ये बे है, एक खाड़ी है, तो वहां के लोगों के नाम पर इसको रखा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। अगला सवाल है, किस संगठन ने भारत में स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड टेस्ट किया है? सवाल इंपॉर्टेंट है। स्क्रैमजेट इंजन इंजन इंडिया को ग्राउंड टेस्ट को कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम बताना है। तो अब इसमें हमारी डीआरडीओ आ जाएगी। ठीक है, और एक ग्राउंड टेस्ट था इसका, ये हैदराबाद के अंदर लगभग 1000 सेकंड के लिए इसकी टेस्टिंग हुई थी, तो इसलिए चर्चा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। येलोस्टोन सुपर वोल्केन जो खबरों में रहा, किस देश के अंदर ये लोकेटेड है? बताइए भाई। येलोस्टोन सुपर वोल्केनो जिसको चर्चा में देखा गया, कौन से देश के अंदर लोकेटेड है? भाई हुआ क्या ना, इसके अंदर एक मैग्मा की कैप को डिस्कवर करा गया है। मैग्मा वहां पर प्रेजेंट है, इसको डिस्कवर करा गया है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल सकता है कि भाई जो वोल्केनो है वो एरप्ट हो सकता है। और ये इस अध्ययन पर ही हम बातें निर्भर है कि हम ये पता भी लगा सकें कि अगला जो इरप्शन है वो कब होगा। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लोकेटेड है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क करके इनके यहाँ पर है, यूएसए में, वहां पर ये लोकेटेड है। अगला सवाल है, किन दो संगठनों ने मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को विकसित किया है? कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ज्वाइंटली डेवलप किया मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एमआर सैम को? तो भाई इसमें डीआरडीओ हमारा इन्वॉल्व है और इसमें हमारा इजराइल
एरोस्पेस इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा भैया, इसराइल के साथ मिलकर इसको इन्होंने विकसित किया है। ठीक है, अगला सवाल है, बालिकतन किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यानी कि बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, क्या नाम है इसका? बालिकतन। तो देखो लगभग 17,000 से ज्यादा पर्सनल इसके अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और ये फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में आयोजित एक बड़ी सैन्य अभ्यास है, जिससे चाइना का मूड खराब हो रखा है। तो चाइना जो अपनी चलाता रहता है आपके साउथ चाइना सी के अंदर, उसको लेकर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट्स। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है? हम बात कर रहे हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो बताइए कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में स्टैब्लिश किया गया? तो देखो गवर्नमेंट ने हाल ही में ऑथराइज किया इस आपके कोऑर्डिनेशन सेंटर को, कि आप जितनी भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ से संबंधित न्यूज है, उनसे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हमारे साथ शेयर करो। तो ये जो है आपका इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर स्थापित करा गया था, ये आपको याद रखना है। तो जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, उनके फ्रेमवर्क और इकोसिस्टम को प्रोवाइड करता है ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अगला सवाल है, किस दिन को अंतरराष्ट्रीय लकड़बग्घा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल हाइना डे के रूप में बता रहे कि आपसे किस दिन को मनाया जाता है। तो अप्रैल 27 को इंटरनेशनल हाइना डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट के जो लोगों के नेगेटिव व्यूज हैं हाइनाइज को लेकर, उनको चेंज किया जा सके, और हाइनाइज की कितनी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट को लेकर, उस पर बात हो सके। तो ये 27 अप्रैल आपको इसमें याद रखना है। अगला सवाल है, हाल ही में बोन कलेक्टर नामक एक नया मांसाहारी कैटरपिलर किस स्थान पर खोजा गया? नाम क्या है इसका? बोन कलेक्टर। तो ये एक नया कार्निवोरस कैटरपिलर है, जिसको बोन कलेक्टर के निकनेम से जाना जा रहा है, और इसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया है हवाइन द्वीप के ऊपर। ठीक है, तो इसका एक मतलब अनयूजुअल बिहेवियर है, बहुत ही डेडली है। तो ऐसे जब नई कोई जीव की डिस्कवरी होती है, तो उस पर चर्चा होती है। फिर विश्व सैन्य व्यय और रुझान रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित करी जाती है? ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के नाम से नाम आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखो भाई, होता है क्या, इसके अंदर अलग अलग देशों के अंदर कितना अपनी जीडीपी का वो खर्चा कर रहे हैं, उसका डेटा ये सामने देते हैं। तो इस स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा इस डेटा को प्रकाशित करा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको, ये पूछ लेते हैं सीधा सीधा। अटुरंकी ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में रहा, बताइए कि कौन से देश के अंदर लोकेटेड है? क्या नाम है इसका? उटुरंकी। तो भाई चाइना के कुछ साइंटिस्ट, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स के साइंटिस्ट, इन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों को स्टडी किया। जैसे कि एक ज़ॉम्बी वोल्केनो है, जिसका नाम अभी हमने यहाँ पर जाना, उटुरंकी ज्वालामुखी। तो इसको स्टडी कर रहे हैं ये बोल्विया के अंदर। ठीक है, तो ये एंडीज माउंटेन्स में लोकेटेड है। इस वोल्केनो के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, बोलिविया में। अगला सवाल है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के, वो कौन से मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करता है? तो देखो जो ये सीसीपीए है, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इन्होंने हाल ही में सुओ मोटो लिया 5 दिल्ली रेस्टोरेंट के अगेंस्ट में, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया, जो मैंडेटरी सर्विस चार्जेस देने थे, उनको रिफंड नहीं किया लोगों को, हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है आपका सीसीपीए। चर्चा में था, तो इस पर ये वाला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से मंत्रालय के तहत आता है ये। निवेशक शिविर किन दो संस्थाओं की एक संयुक्त पहल है? भाई इसमें सबसे पहले तो आपका है IEPFA, जिसको आप इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के रूप में जानते हैं। इन्होंने हाल ही में साइन किया एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके साथ कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, और लॉन्च किया इन्होंने अपना ये निवेशक शिविर।
तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा? सेबी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर किस राष्ट्रीय मिशन के तहत शुरू किए गए हैं? मैं बीआरसी की बात कर रहा हूं। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स को लॉन्च किया गया कौन से नेशनल मिशन के तहत? तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, उन्होंने इसको लेकर गाइडलाइंस दी कि भैया ये बीआरसी यानी कि बायो इनपुट सेंटर्स को आप लोग स्थापित कीजिए, सो दैट के जो प्राकृतिक कृषि है उसको हम बढ़ावा दे सकें हमारे नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत। तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो यार ये था हमारा डिस्कशन अप्रैल के सप्ताह नंबर 5 का। आई होप आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी होगी। अगर फायदेमंद लगी तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। आपके किसी फ्रेंड को अगर करंट अफेयर का कंटेंट चाहिए तो उसके साथ ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिंक दिए हुए हैं, आज तक के जितने भी वीकली करंट अफेयर हमने कवर किए हैं उसके प्लेलिस्ट है, मेरे ऐप का लिंक है, मेरे ऐप पर जो आपका करंट अफेयर का कोर्स है उसका लिंक है। ऐप एक बार आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, इसमें आपकी तैयारी के लिए बहुत सारा कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर रखा है, तो एक बार इसको एक्सप्लोर जरूर करना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।